हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एनआरआई आईटीआर फाइल करना सीखेंगे। तो एनआरआई इंडिया में आईटीआर तब फाइल करते हैं जबकि उन्हें इंडिया से कोई इनकम रिसीव हो रही हो, जैसे कि एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, या शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहाँ से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, और अगर लॉस हो रहा है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसीलिए शेयर्स के केस में आईटीआर ज़रूर फाइल करनी चाहिए। फॉरेन रेमिटेंस पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है, उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं आईटीआर फाइल करके। फिक्स्ड डिपॉजिट पर अगर कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, उसका रिफंड ले सकते हैं आईटीआर फाइल करके। तो एनआरआईज के केस में आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है अगर कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है या फिर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर की है। आज के वीडियो में हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को भी कवर किया है। अगर आपने सेल आउट किए हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो उसको भी हम आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। फॉरेन रेमिटेंस का टीडीएस कैसे दिखाना है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स का टीडीएस कैसे रिफंड लेना है, सब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर डैशबोर्ड पर आप फाइल नाउ से भी जा सकते हैं और ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल इनकम टैक्स रिटर्न से भी जा सकते हैं। सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 25-26 ऑनलाइन मोड। कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू। यहाँ पर आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। एनआरआईज के लिए हमेशा आईटीआर 2 फॉर्म सेलेक्ट किया जाता है, आईटीआर 1 रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है। अगर आपने शेयर्स म्यूचुअल फंड्स सेल आउट किए हैं तो आप आईटीआर 2 को फाइल करेंगे, और इन केस आप कोई बिजनेस इनकम जनरेट कर रहे हैं इंडिया से या प्रोफेशनल इनकम है आपकी, तब आप आईटीआर 3 को सेलेक्ट करेंगे। या फिर अगर इंट्राडे और एफएनओ में आप ट्रेड करते हैं तो आप आईटीआर 3 को सेलेक्ट करेंगे। अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दिखाना चाहते हैं तो आईटीआर 2। प्रोसीड विद आईटीआर 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, नीचे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम इनकम हेड्स को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले है इनकम, तो सैलरी हटा देते हैं हम। हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है तो उसे रहने देते हैं। कैपिटल गेन्स आपको दिखाने हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए शेड्यूल 112A है, यहाँ पर टिक लगाएंगे। शेड्यूल अदर सोर्सेज, फिर शेड्यूल SI जिसमें कि कैपिटल गेन टैक्सेस की कैलकुलेशन होती है, कंटिन्यू कर देंगे। ओके। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन है, फाइलिंग स्टेटस पे आएंगे। यहाँ पर पहले आपको रिजीम सेलेक्ट करनी है कि आप न्यू रिजीम में जाएंगे या ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में फाइलिंग करनी है आपको तो नो पर क्लिक करेंगे, और ओल्ड रिजीम में जाना है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास 80C 80D में क्लेम करने के लिए कोई भी डिडक्शंस नहीं है तो आप न्यू रिजीम को ऑप्ट करिएगा, और अगर आपके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है जिससे कि आपका टैक्स कम हो सकता है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाइएगा। आपको जानना कैसे है, इसके लिए आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ करके पहले कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टैक्स न्यू रिजीम में ज़्यादा बनेगा या ओल्ड रिजीम में ज़्यादा बनेगा। उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, नॉन रेसिडेंट। यहाँ पर कंडीशंस में यू वर अ नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नॉन रेसिडेंट हमें तब माना जाता है जब हम प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के बाहर रहे हैं। अगर आप इंडिया में 182 दिन रहे हैं तो फिर आपको रेसिडेंट मान लिया जाता है। बाकी सब पर आपको नो कर देना है। बैंक डिटेल्स, यहाँ पर कोई भी एक बैंक आप रिफंड के लिए सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म कर देंगे। इसके बाद है शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई रेंटल इनकम दिखानी है इंडिया से, यहाँ पर ओपन करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस देना होगा, पिन कोड। यहाँ पर आपको ओनर सेलेक्ट करना है कि ओनर कौन है प्रॉपर्टी का, सेल्फ, स्पाउस या कोई अदर। क्या प्रॉपर्टी में कोई और भी हिस्सेदार है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। लेट आउट पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है टेनेंट डिटेल्स, यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ द टेनेंट कंपल्सरी है देना। पैन अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, आधार नंबर। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे ग्रॉस रेंट पूछेगा, यहाँ पर आप हाउस प्रॉपर्टी का रेंट दे सकते हैं।
कोई अगर टैक्सेस पे किए हैं लोकल अथॉरिटीज़ को तो उसका डिडक्शन मिल जाता है यहाँ पर। और इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। सारी फिगर्स भर के और इसे हम सेव कर देंगे तो ये रेंटल इनकम सेव हो जाएगी। बैक करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के बाद आता है कैपिटल गेन्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 कॉलम्स हैं। शॉर्ट टर्म में क्लिक करेंगे। इसमें हमें जाना है सेकंड नंबर पॉइंट पर, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऑन विच एसटीटी इज पेड। एसटीटी पेड वाले आपके इक्विटी शेयर्स हैं और शॉर्ट टर्म आपको दिखाना है, तो आप यहाँ सेकंड नंबर पॉइंट पे जाएंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। सेक्शन 111A। अब यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। एक है वेयर ट्रांसफर वॉज बिफोर 23 जुलाई 2024 एंड वेयर ट्रांसफर वॉज आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो यहाँ पे 2 रेट्स बना दिए गए हैं। अगर आपने पहले ट्रांसफ़र किया है तो जो भी आपका कैपिटल गेन आएगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा, और अगर आपने बाद में ट्रांसफ़र किया है तो जो भी कैपिटल गेन आएगा उस पर 20% का टैक्स रेट लगेगा। अब आपको यहाँ पर देना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये सारी कैलकुलेशंस आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाएंगी। टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में आपने खरीदा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, तो शॉर्ट टर्म पर हमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, सीधे सीधे आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ परचेज को माइनस कर देना है। फिर है एक्सपेंडिचर, ब्रोकर शीट से आपको मिल जाएगा एक्सपेंडिचर कितना लगा है शॉर्ट टर्म पर। नीचे आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा आपका निकल के कि कितना आपका शॉर्ट टर्म हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा 15% या 20% के हिसाब से, और अगर लॉस होता है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अभी हम आपको आगे शेड्यूल दिखाएंगे कि किस तरह से वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। सारे फिगर्स डालने के बाद हम इसे सेव कर देंगे। शॉर्ट टर्म के बाद आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के केस में हम जाएंगे 4th नंबर पॉइंट पर, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड। यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, व्यू शेड्यूल, एड अनदर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इंफॉर्मेशंस देनी है। अगेन ये आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो सबसे पहले है कि शेयर और यूनिट एक्वायर्ड आपने परचेज कब की थी, 31 जनवरी 2018 से पहले की थी या 31 जनवरी 2018 के बाद की है। फिर है शेयर्स और यूनिट्स ट्रांसफर्ड, आपने सेल आउट कब किया है, बिफोर 23 जुलाई 2024 सेल की है या आफ्टर 23 जुलाई 2024 सेल की है। तो ये 2 इन्होंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि 2 अलग रेट्स लगेंगे, जैसे कि शॉर्ट टर्म पर लग रहे हैं, सिमिलरली वैसे ही लॉन्ग टर्म पर भी है। अगर आपने पहले सेल किया है तो उस पर 10% लगेगा, और अगर आपने बाद में सेल आउट किया है तो उस पर 12.5% है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये आपको वैल्यूज अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाएंगी। टोटल वैल्यू आपको लेनी है, शेयर वाइज नहीं देना है, टोटल कंसोलिडेटेड अमाउंट लेना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है, एक्सपेंडिचर ये भी आपको मिल जाएंगे, एक्सपेंडिचर कितने हैं ट्रांसफर के, और इसे हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म सेव हो गया। कैपिटल गेन्स के बाद आता है शेड्यूल 112A। तो शेड्यूल 112A ये लॉन्ग टर्म के लिए है, जो कि अभी हमने फिल किया है। बस आपको इस शेड्यूल को ओपन करना है और कंफर्म कर देना है। इसके बाद आता है शेड्यूल अदर सोर्सेज। शेड्यूल अदर सोर्सेज में जो भी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती है वो आपके AIS से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो आपको बस इसे ओपन करना है और यहाँ पर आपको वैल्यूज़ को चेक कर लेना है। अगर कोई वैल्यू गलत है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसे ऑल्टर भी कर सकते हैं। और AIS आपको कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ ऊपर आपको AIS मिलता है। इसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं कि आपके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितना है, म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्टमेंट है, आपका फॉरेन रेमिटेंस कितना है, आपको FD पर कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, सेविंग पर कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको AIS में मिल जाती है। फाइलिंग करते टाइम पर आप अपना AIS ज़रूर डाउनलोड करके रखें, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखानी है वो आपके AIS से मैच होनी चाहिए या फिर AIS से कम नहीं होनी चाहिए। शेड्यूल अदर सोर्सेज को फिल करने के बाद इसे भी हम सेव कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी थी वो सारी फिल हो चुकी है। हमने अदर सोर्सेज ले लिया, रेंटल इनकम ले ली, कैपिटल गेन भी दिखा दिया। अब बारी आती है उनके टैक्सेस के कैलकुलेशन की।
तो इसके लिए यहाँ पर शेड्यूल साइला, बाफला और सीएफएल 3 शेड्यूल्स हैं जो हमारे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस करते हैं। तो आपको बस इन शेड्यूल्स को ओपन करना है और कंफर्म करना है। अगर कोई लॉसेस हैं आपके तो वो आप कहाँ पर देखेंगे, तो उसके लिए शेड्यूल सीएफएल होता है। इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो इसमें हमें असेसमेंट ईयर वाइज यहाँ पर सारी डिटेल्स दिखती हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट में आएगा असेसमेंट ईयर 25-26 करंट ईयर लॉसेस। अगर कोई भी लॉस है आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और नीचे है टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। यहाँ पर सबसे एंड वाली लाइन में आपको सारे लॉसेस दिखेंगे जो भी आपके फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आता है शेड्यूल एसआई, इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स। अगर कोई भी आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टैक्सेस बन रहे हैं तो वो सारे आपको इस शेड्यूल के अंदर दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने टैक्सेस बने आपके कैपिटल गेन के ऊपर। शेड्यूल 6A ये डिडक्शंस के लिए है जो कि न्यू टैक्स रेजिम में हमें नहीं मिलते हैं। इसके बाद फाइनली आ जाता है पार्ट बी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इनकम्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगी जो भी आपने अभी अर्लियर शेड्यूल्स में फिल की हैं, जैसे कि रेंटल इनकम है, कैपिटल गेन है, सैलरी फिल की होगी तो वो भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और आपके लॉसेस आगे के ईयर्स में कितने कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। फिर आता है टैक्सेस पेड का शेड्यूल। टैक्सेस पेड में अगर सैलरी पर कोई आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो आपको टीडीएस 1 में दिखता है। टीडीएस 2 में आपको दिखेगा एफडी का टीडीएस या फिर फॉरेन रेमिटेंस का टीडीएस। तो शेड्यूल 2 पर जाएंगे। यहाँ पर आपकी सारी एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं टीडीएस की। आपको सिर्फ चेक करके एंट्रीज को कंफर्म करना है और ये एंट्रीज आपको अपने 26 AS में भी दिख जाती हैं। तो 26 AS से आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेंगे कि एंट्रीज सही से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कोई अगर टीडीएस का अमाउंट रॉन्ग आ रहा है तो आप एडिट पे क्लिक करके यहाँ एडिट आपको मिलेगा, यहाँ बॉक्स में टिक लगाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और अपनी एंट्री को करेक्ट कर सकते हैं। फिर हम इसे नीचे कंफर्म कर देंगे। सारे शेड्यूल्स हो चुके हैं। अब फाइनली हमारा पार्ट बी का शेड्यूल आ जाता है जो कि है टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस हो जाती हैं कि आपकी इनकम पर टैक्सेस कितने बने हैं। कोई रिफंड बन रहा है आपका तो वो भी आपको इसी शेड्यूल में मिलेगा। कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो वो भी इसी शेड्यूल में मिलेगी। इन केस रिफंड बन रहा है आपका तो आप यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अपनी ITR को अपलोड कर सकते हैं। और अगर टैक्सेस बन रहे हैं तो पहले आप टैक्सेस का पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप अपनी ITR को अपलोड करेंगे। टैक्सेस का पेमेंट करने के लिए आप 300 नंबर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट को चूज करेंगे और अपने टैक्सेस का पेमेंट करेंगे। चालान कैसे बनाया जाता है टैक्स पेमेंट के लिए या सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पे किया जाता है, ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। टैक्सेस के पेमेंट के लिए कोई अलग वीडियो नहीं होता है, जैसे रेसिडेंट्स टैक्सेस का पेमेंट करते हैं सिमिलरली उसी तरह से NRI भी टैक्सेस का पेमेंट करते हैं। तो आप हमारा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस का पेमेंट कैसे करना है। तो ये था पूरा वीडियो NRI ITR का। एक एक शेड्यूल हमने डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं तो आप हमसे भी ITR फाइलिंग की पेड सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।